हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो पार्ट सेकंड में कवर किया था वो था एग्रीकल्चर में हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स का टॉपिक था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का टॉपिक था। तो हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें न्यू एग्रीकल्चरल ये स्ट्रेटजी जो अडॉप्ट करनी थी हमने अडॉप्ट की थी 1960 से लेकर 1980 में, जिससे कि हम अपने फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन जो हम फूड ग्रेन यूएस से इंपोर्ट कर रहे थे उसको हम बढ़ा सकें। ठीक है, मतलब जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं इंपोर्ट हम कम करें, लेकिन अपने यहाँ जो प्रोडक्शन है हम उसको बढ़ा सकें। हाई यील्ड वैरायटी का जो सीड से स्पेशली वीट और राइस में उनका यूज़ करके, तो ये हमने ओवरऑल कवर कर लिया था लास्ट पार्ट में। अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि इसके मेरिट्स क्या रहे थे। ठीक है, मेरिट्स यानी बेनिफिट्स क्या क्या मिले थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के आ जाने से, और डिमेरिट्स यानी रिस्क क्या क्या रहे थे। तो पहले है मार्केटेबल सरप्लस, कि जो फार्मर्स मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंस फार्मिंग की। ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जो प्रॉब्लम थी कि एक जो व्यक्ति है जो पुअर फार्मर है वो सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर पा रहा है जिससे कि वो खा सकता है, अपने फैमिली का थोड़ा पेट भर सकता है, लेकिन इतना नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है कि वो मार्केट में जाके उसको सेल भी कर सके और अपने यहाँ 4 पैसे भी वो कमा सके। तो ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन HYV सीड्स यूज़ करने से क्या हुआ, मार्केटेबल सरप्लस हुआ कि फार्मर्स जो हैं प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे थे तो मार्केट में भी वो आराम से सेल कर पा रहे थे। अपनी जो मीटिंग है मतलब अपनी जो नीड्स हैं उनको मीट करने के बाद, अपनी नीड ज़रूरतों को पूरा करने के बाद। फिर है बफर स्टॉक क्रिएशन। बफर स्टॉक क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपने पास स्टोर करके रखती है फूड को। ठीक है, जैसे कि कहीं बाढ़ आ जाती है देन वहाँ पे सप्लाई करना। ठीक है, कहीं मान लो कोई जैसे कोरोना के टाइम पे कहीं खाना नहीं पहुंच पा रहा है, फूड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो वहाँ हेल्प करना। ठीक है, तो जो फूड शॉर्टेज होती है किन्हीं कारणों से, तो वहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प करती है फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करा के। ठीक है, तो बफर स्टॉक भी गवर्नमेंट के पास क्रिएट हो रहे थे। ठीक, फिर है बेनिफिट टू पुअर कंज्यूमर। अब जो पुअर कंज्यूमर थे उनको बेनिफिट कैसे हो रहा था, तो आप लोगों ने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड भी सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन एक तरफ ये भी चीज़ होती है कि अगर डिमांड होगी, मान लो मैं कोई सामान बनाती हूँ और डिमांड हो रही होगी तभी तो मैं सप्लाई करूँगी ना। ठीक है, तो और मार्केट में रेट जो है वो किसी प्रोडक्ट के कब बढ़ जाते हैं, जब उसकी सप्लाई कम हो जाती है। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले LPG क्राइसिस हो रहा था, सिलेंडर का क्राइसिस, तो वहाँ पर सिलेंडर की कमी हो रही थी। ठीक है, गैस की कमी हो गई थी, जिस वजह से क्या हुआ था कि मार्केट के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। ठीक है, सिलेंडर को लेकर। लेकिन अगर वहीं आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा सिलेंडर की सप्लाई जो है वो मार्केट में बढ़ जाए तो क्या होगा, वहाँ पे जो एक तरह से डिमांड है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो डिमांड भी आराम से फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, मार्केट में जो रेट है वो कम हो जाएगा, जिससे कि जो पुअर कंज्यूमर होंगे, पुअर कस्टमर्स होंगे, उनको भी बेनिफिट होगा। तो वही सेम चीज़ हुई थी कि हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में फूड की प्रोडक्शन की जो सप्लाई थी, फूड प्रोडक्शन की जो सप्लाई थी वो इतना बढ़ चुकी थी कि जो फूड के प्राइसेस थे वो कम हो गए थे। ठीक है, जिससे जो लो इनकम वाले लोग थे उनको भी बेनिफिट हो रहा था। एक तरफ हमने जो फूड ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम लेकर आए थे, तो बेसिकली हमारा क्या था टारगेट, उसका ऑब्जेक्टिव था ग्रीन रिवॉल्यूशन का कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, वो चीज़ हमने की। ठीक है, तो हमने जो फूड को जो हमने इंपोर्ट हम करते थे वहाँ पे हमने डिपेंडेंस को कम किया। हम बिल्कुल नहीं ऐसे कहेंगे कि हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन रिड्यूस तो हमने कई हद तक कर ही लिया था। ठीक, फिर है डिमेरिट्स क्या क्या रहे थे, रिस्क क्या क्या थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के आ जाने की वजह से। पेस्ट अटैक, तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि HYV जो सीड्स थे वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए था। तो इन्वेस्टमेंट जैसे पेस्टिसाइड्स को लेकर, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स को लेकर, ठीक है, सप्लाई वाटर ऑफ सप्लाई को लेकर, ठीक है, सॉरी सप्लाई ऑफ वाटर को लेकर, तो ये सारी चीज़ें चाहिए थी। तो अभी क्या है कि पेस्ट अटैक का रिस्क हो गया था इस प्रोडक्शन की वजह से, तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल जो हो गई थी। ठीक है, जो प्रोडक्शन था वो पेस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा था। ठीक है, एक तो ये खतरा था, कीड़ों का बहुत खतरा था। फिर है इनकम इनक्वालिटी का क्यों हो रहा था, क्योंकि बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो सीड्स हैं वो मोर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अभी क्या है
तो फिर जिनके पास पैसा होगा वही इस चीज़ को अगेन दोबारा से वही यूज़ कर पाएंगे। तो जो फार्मर्स लार्ज लेवल पे काम करते थे, जिनके पास रिसोर्सेज थे, वो इस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे, वो प्रोड्यूस भी ज़्यादा कर पा रहे थे। ठीक है, इससे क्या हो रहा था भाई, एक जो किसान है उसके पास कोई मे बी HYV सीड्स ठीक है वो प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, एक बार बीज खरीदने पे फिर आगे की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तो महंगा है ना। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको दिक्कत हो रही थी। उनके पास अक्सर क्या होता था, लैक ऑफ मनी हो जाता है, क्योंकि वो इनपुट्स को ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, जिससे कि जो गैप है, इनकम इनइक्वालिटी हो रही थी। रीजनल इम्बैलेंस हो गया था। रीजन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था कि फर्स्ट फेज़ में, ठीक, हमने पढ़ा था कि फ़र्स्ट फेज़ में जो हमने इम्प्लीमेंट किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन को 1960 से लेकर 70 था। इसमें हमने जो रिच स्टेट होते हैं, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हमने यहाँ हम लोगों ने वीट जो है सबसे ज़्यादा ग्रो किया था, बेनिफिट हुआ था। अब वो चीज़ क्या हो रही थी, अब यहाँ पे मतलब कुछ ही रीज़न ऐसे थे जहाँ पे ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो चीज़ है ये हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे, ठीक है, प्रोड्यूस कर पा रहे थे, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो पा रहा था। बेनिफिट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू स्टेट्स इनिशियली। शुरुआत के टाइम पे क्या हुआ था, जब ये आए थे तो सिर्फ कुछ ही राज्यों में इसका बेनिफिट देखने के लिए मिला था, वही इसका बेनिफिट ले रहे थे। ठीक है, क्योंकि क्या था, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, मैनेजमेंट चाहिए होता है किसी नई चीज़ को आगे बढ़ने के लिए, तो वो कुछ जगह अगर मतलब एक तरह से अगर अच्छी मतलब रिज़ल्ट उसका सक्सेस हो जाती है तो ज़रूरी नहीं कि अदर जगह पे भी वो सेम रिज़ल्ट दिखाए। ठीक है, फिर है लास्ट प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। भाई हमें इतने ज़्यादा पानी को हमें चाहिए, यहाँ पर पानी बहुत सप्लाई हमें चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए फर्टिलाइज़र और उसका पेस्टिसाइड के लिए आप छिड़काव करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का, वाटर का यूज़ करने से। ठीक, नाउ हमने गवर्नमेंट लेकर आई थी कि हम एग्रीकल्चर को सब्सिडी देंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए हम सब्सिडीज़ देंगे, बेसिकली जो पुअर फार्मर्स हैं, जिन जो इनपुट्स वगैरह नहीं खरीद पा रहे उनको हम सब्सिडी देंगे। तो सब्सिडी का मैंने आपको बताया था, सब्सिडी के लिए एक चीज़ होती है क्या कि गवर्नमेंट अपनी जेब से जो जितनी की आपको सब्सिडी मिली है, मान लो कोई 1000 रुपये की चीज़ है, वो अगर आपको 600 या 700 में दी है, गवर्नमेंट वहाँ पर सब्सिडी लगा के दे रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा रुपये हैं 300-400 वो गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी। ठीक है, इसको हम सब्सिडी बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर में सब्सिडी मिल रही थी। ठीक है, तो इनपुट्स प्रोवाइडेड एट प्राइसेस लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो जो इनपुट जैसे फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, तो जो मार्केट प्राइस था उससे कम दामों पे पुअर फार्मर्स को प्रोवाइड कराया जा रहा था। और बेसिकली सब्सिडी होती क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प होती है जो कि किसानों को दी जाती है। अब ये सब्सिडी के आ जाने से जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, आर्ग्यूमेंट क्या हुए थे, कुछ आर्ग्यूमेंट फेवर में जा रहे थे, कुछ आर्ग्यूमेंट बेसिकली आप समझ सकते हैं एक डिबेट हुई जिसमें कुछ आर्ग्यूमेंट जो है वो फेवर में जाते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में जाते हैं। फेवर में आर्ग्यूमेंट क्या रहे कि सब्सिडी दी जाएगी तो इनपुट जो है यानी मशीन्स वगैरह मैं कहूँगी या फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, जो भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वो क्या होंगे, चीप होंगे, सस्ते होंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हायर इनकम भी होगी और अल्टीमेटली रिज़ल्ट आएगा कि बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, बेटर स्टैंडर्ड हो रहा है लिविंग का। ठीक है, फिर है अगेंस्ट सब्सिडी। सब्सिडी के देने के लिए कुछ लोग अगेंस्ट में भी थे। तो जैसे उनका क्या कहना था कि सब्सिडी देंगे तो इनपुट का ओवर यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं सस्ते दामों में, एक होता है ना जैसे कि हम फ्री की चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अगर हम सस्ते दामों में इनपुट्स को देंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होगा। ठीक है, रिज़ल्ट ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जैसे फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ होगा, जिससे कि क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे और हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज होगा। ठीक है, हमारा जो पर्यावरण है उसमें ख़राब मतलब डैमेज हो सकता है वो। ठीक है, जैसे कि पानी की सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, कीड़े वगैरह की वजह से जो बेसिकली हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे उसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी कम होने का चांसेस हो सकते हैं।
तो ओवरऑल यहाँ पे अगेन सब्सिडी में यही था कि फिजिकल इन्वायरमेंटल डैमेज होगा, और यहाँ पे एक चीज़ और थी कि फिजिकल बर्डन होगा। फिजिकल बर्डन, फिजिकल कभी भी बेटा वर्ड आता है तो फिजिकल का मतलब होता है गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, उस पॉलिसी को हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी की। गवर्नमेंट के रेवेन्यू और खर्चे कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल बर्डन क्रिएट होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, सब्सिडी कौन देता है, गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी, तो बहुत ज़्यादा उस पर लोड आएगा, ठीक है। तो ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस। तो ये था आर्ग्यूमेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड। अब हम मूव करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारा सेक्टर है, नेक्स्ट सेक्टर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हालत थी। तो पहली बात है, इंडस्ट्रियल का जो बेस था वो बहुत वीक हो चुका था। हम लोगों ने देखा कि 70 to 75% जो है वो एक तरह से लोग जो हैं वो इंगेज हो रहे थे एग्रीकल्चर की तरफ, और इंडस्ट्रीज जो थी थोड़ी बहुत, लाइक फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल वगैरह की, वो भी ब्रिटिशर्स ने उनका भी डाउनफॉल करा दिया था, ठीक है। क्योंकि उनके प्रोडक्ट महंगे हो गए थे, और ब्रिटिशर्स जो रॉ मटेरियल से अपने यहाँ बनाते थे सामान, वही सेम सामान हमारे यहाँ जो मार्केट में बेचते थे तो वो सस्ते दामों में मिलते थे, तो लोग उन्हीं के प्रोडक्ट्स को ख़रीदते थे क्योंकि भाई चीप रेट पर है। तो जिससे कि क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे हमारे इंडिया के, वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, या कोई और उन्होंने मतलब बेसिकली किसी और कंट्री में वो चले गए थे, माइग्रेट कर लिया था। तो इंडस्ट्री का जो बेस है वो कैसा हो गया था, वीक हो गया था। दूसरा है मेजर इंडस्ट्रीज़ कॉटन टेक्सटाइल। हाँ, ये एक ब्रेक थ्रू रहा था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कि कॉटन टेक्सटाइल, आयरन स्टील जो है बेसिकली इनका डाउनफॉल भी हुआ था, लेकिन आयरन एंड स्टील आई भी थी 1907 में। हालांकि कॉटन टेक्सटाइल वगैरह इनका एक तरह से डाउनफॉल भी शुरू हुआ था, ठीक है। अब है नेक्स्ट, हमें क्या इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम क्या सोच रहे थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, यही से सारी चीज़ें। अब हमें ज़रूरत है रैपिड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की। हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें करना है इस सेक्टर में, यानी जो सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम बोलते हैं, वहाँ हमें अब बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि हम इसको आगे लेकर जाएं। तो जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको क्यों इम्पोर्टेंस दी गई थी, इसीलिए ऐसे ही हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को क्यों इम्पोर्टेंस दी थी, ये यहाँ पे रीजंस है। पहला है जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कि बेसिकली ये क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा। एग्रीकल्चर में क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाएगा, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन प्रमोट होगा, मॉडर्नाइजेशन मशीन्स वगैरह आएंगी, ठीक है। वो लोग एम्पावर होंगे, ठीक है, स्किल्स होंगी उनके पास, ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, तो मॉडर्निटी आएगी, ठीक है। फिर है वुमेन एम्पावरमेंट का भी हम लोगों ने पढ़ा था, गोल्स में तो था ना, वुमेन एम्पावरमेंट भी हमें रखनी है। फिर है रिड्यूस, हमारे एग्रीकल्चर पे जो हम डिपेंड हैं वो हमारी कम होगी। बेसिकली हमारी ज़रूरत क्या थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम करने की। बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग उस काम में इंगेज तो हैं, लेकिन जीडीपी कोई जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में कोई उनका बेसिकली जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस सेक्टर का। तो इसीलिए ज़रूरी था कि एग्रीकल्चर से कुछ लोग वहाँ से हटें, जो हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ एग्रीकल्चर पे, अब वो आए इंडस्ट्री की तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ आए, वो हम देखेंगे भी सर्विस सेक्टर को भी थोड़ा, ठीक है। तो नेशनल इनकम को इंक्रीज़ हमें करना था और आत्मनिर्भर बनना था। तो ये हमारे बेसिकली एक तरह से मैं कहूँगी रीजंस रहे थे, जिसकी वजह से हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दी थी। अब पब्लिक सेक्टर का रोल क्यों बढ़ गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बेसिकली, और पब्लिक सेक्टर क्यों बढ़ती जा रही थी, ठीक है। पहला था प्राइवेट कैपिटल। भाई हम लोगों ने हमने क्या, गवर्नमेंट ने लोगों से बोला था कि आप आइए अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाइए, लेकिन पीपल हैव शॉर्टेज ऑफ द प्राइवेट कैपिटल, ठीक है। उनके पास इतने रिसोर्स ही नहीं थे, तो उन्होंने मना कर दिया। और फिर प्राइवेट का क्या एक मोटिव रहता है कि उनको अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ करना है। अब जब वो कुछ भी सामान बनाएंगे, जब लोगों के पास ही पैसा नहीं है ख़रीदने के लिए, तो उनको प्रॉफिट कैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्राइवेट जो लोग थे वो एक तरह से इंडिविजुअल्स जो थे वो पीछे हट रहे थे। तो शॉर्टेज तो थी, लेकिन एक ये रीज़न भी था।
तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लैक सफिशिएंट फंड, ठीक है, वही सेम चीज़, पैसे की कमी थी। टाटा बिरला जो थे वो सिर्फ दोनों ही मतलब टाटा और बिरला थे, यही प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जाने जाते थे उस टाइम पे। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू मेक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इस वजह से क्या हुआ था, गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ा था इंडस्ट्रियल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जिसको उसने बोला था क्योंकि बेसिकली वो गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस थी, इसीलिए उनको क्या बोला था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनको बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने अगर सुना हो महारत्न, नवरत्न, ONGC, NTPC, ये जो कंपनीज़ हैं ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। नाउ हमारे पास क्या था, इंसेंटिव्स की कमी थी। इंसेंटिव्स का मतलब होता है जो मॉनेटरी बेनिफिट है बेसिकली, उसकी भी कमी थी। इंडियन मार्केट इतना बड़ा नहीं था कि लोगों को एनकरेज कर सके, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को एनकरेज कर सके कि आप आइए और यहाँ पे बेसिकली अपना मार्केट जो है अपना रोल प्ले कीजिए मार्केट में। तो इतना बड़ा मार्केट नहीं था, ठीक है, डिमांड नहीं थी, लो लेवल ऑफ डिमांड थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, ठीक है। प्रॉफिट जो है बेसिकली वो अनसर्टेन था, इसीलिए जो प्राइवेट जो लोग हैं वो पीछे हट रहे थे। नाउ सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव थे भाई पब्लिक सेक्टर का ही। तो भाई हम जब इतने हमारे सामने दिक्कतें हैं तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को नहीं सोचेंगे, सबसे पहले हम सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। हालांकि सोशल वेलफेयर बिना पैसे के नहीं हो सकता है, बट इतने भी हम लोगों के पास इतने तो रिसोर्सेज थे कि जो अभी हमारी जनता है हम उनके लिए सोच सकें, थोड़ा बहुत कर सकेंगे। एग्रीकल्चर से भी हमारी जो प्रोडक्शन बढ़ा था उससे हमारी हालत थोड़ी ठीक हो गई थी। तो हमारा क्या था, पब्लिक सेक्टर का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल वेलफेयर करना है। तो गवर्नमेंट का एम था इक्विटी, मैंने आपको बताया है इक्विटी यानी जिनके पास नहीं है उनको रिसोर्सेज ज़्यादा देना, और जिनके पास ऑलरेडी हैं उन पे थोड़ा कम ध्यान दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिससे कि डेवलपमेंट भी हो सके, तो ये गवर्नमेंट का ये एम था। इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन स्टेट के लिए बोल दिया था कि अब आप जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक। सो ये बेसिकली पब्लिक सेक्टर इसीलिए आगे आई थी, लीड किया था, और ऐसा हुआ भी, पब्लिक सेक्टर ने लीड किया था उस टाइम पे। नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन क्या होता है ये हम यहाँ से नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। आई थिंक ये थोड़ा रह गया है, ये लास्ट, ये 4th पार्ट में हम कवर करेंगे। जब तक आप यहाँ तक पढ़िए, थैंक यू।